हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा वाहिता चंद्रा में। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 +1 क्लास का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व और एनालिसिस। इससे पहले हम यूटिलिटी चैप्टर कर चुके थे। यूटिलिटी में हमने देखा था कि क्या होता है कि जैसे जैसे वो कंज्यूमर किसी चीज को यूज करता रहता है तो उसकी क्या होता है, उसके लिए यूटिलिटी कम होती रहती है। ठीक है, तो इसमें हम यही करेंगे कि इसमें एक नवी चीज जो करेंगे वो इंडिफरेंस कर्व करेंगे। ठीक है, और उसमें इंडिफरेंस सेट करेंगे, बजट लाइन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। तो जैसे हमने बात करी कि यूटिलिटी की जब बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं ज्यादा चीजों को यूज करने लग जाती हूँ तो उसकी उपयोगिता, उसकी संतुष्टि मेरे लिए क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है उसकी उपयोगिता। ठीक है, तो उसको यूटिलिटी कहते हैं। तो ये दो तरीके से थी जब हमने देखी थी। तो एक कार्डिनल था, कार्डिनली मेजरमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं 1 2 3 इसको हम यूटिलिटी के तौर पे लिखते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपयोगिता। ठीक है, मतलब हम जब यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तो हम कार्डिनल मेजरमेंट का यूज करते हैं, जिसको हम गणनावाचक बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं 1 2 3 ऐसे करके हम इसको मेजर करते हैं। सेम जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे, अभी बात करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो उसमें हम बात करते हैं तो उसमें हम कार्डिनल को निकाल देते हैं और उसकी जगह क्या लेते हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट लेते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमवाचक लेते हैं। इसका मतलब कि क्या चीज हाई है, क्या चीज लो है। जो सेकंड स्टार्ट करते हैं तो पहले इंडिफरेंस कर्व क्या होता है हम वो देख लेते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व हम किस तरह बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, और हमेशा क्या होता है ये दो वस्तुओं पे रिलेट होता है, जिसको हम अभी आगे करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि अजम्पशन क्या है। अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसकी मान्यताएं क्या है कि कब हमारा ये जो लॉ है या आईसी कर्व है कब एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले इसके लिए है, जैसे मैंने हिंदी में लिखा हुआ, उपभोक्ता संतुलन की तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र का मतलब आईसी कर्व भी बोलते हैं, विश्लेषण की मान्यताएं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं इनकम नो चेंज, मतलब जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, सेकंड, जो हमारा कंज्यूमर है वो दो वस्तुओं पे अपने खर्च कर रहा है आय, और दोनों प्रतिस्थापन होनी चाहिए, मतलब सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। जैसे एप्पल और ऑरेंज, टी और कॉफी। ठीक है, मतलब एक के बदले दूसरों को यूज कर सके। लास्ट थर्ड, प्रेफरेंस, मतलब उसके अधिकतम उसको किसको प्रेफरेंस दे रहा है, वस्तु एक को दे रहा है या वस्तु दो को दे रहा है। थर्ड, अगर बात करें कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, मतलब विवेकशील होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि उसे संतुष्टि कहाँ मिलेगी ज्यादा और कहाँ उसको पैसे खर्च करने हैं। लास्ट हमारा है सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि। अब इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जैसे जैसे किसी चीज को ज्यादा यूज करने लग जाता है उसकी संतुष्टि उसके लिए अधिक हो जाती है और वो चीज कम खरीदना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी कम होने लग जाती है। ठीक है, तो उसकी सेटिस्फैक्शन मतलब जब संतुष्टि उसकी अधिक हो जाएगी तो उस चीज को वो कम खरीदना शुरू कर देगा। अब बात कर लेते हैं, जब हम आईसी कर्व की बात कर रहे हैं कि तो आईसी कर्व है क्या। तो जैसे हमने बात करा, यहाँ पे हमारे एप्पल हैं, ठीक है, और ये हमारे क्या हैं, ऑरेंजेस हैं। अब मेरी इनकम 100 है। ठीक है, मेरी इनकम क्या है, 100 है। अब मुझे 100 को इन दोनों पे खर्च करना है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं एप्पल ज्यादा, ऑरेंज ज्यादा खरीदूंगी तो एप्पल कम खरीदूंगी। अगर मैं ऑरेंजेस को कम करूंगी तो मैं एप्पल क्या करूंगी, ज्यादा खरीदूंगी। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे चलता रहता है। और इन जो ये हमारे पास बना, इसको बोलते हैं आईसी कर्व। क्या बोलते हैं इसको, आईसी कर्व। मतलब एक चीज को बढ़ाने के लिए मुझे दूसरी चीज को क्या करना पड़ेगा, कम। और ये मान्यताएं होनी चाहिए कि इनकम नहीं चेंज होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन गुड्स पे ही होनी चाहिए, जिसके अधिकतम है उसी चीज को हम खरीदेंगे, और कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि कोई चीज को कहाँ ज्यादा संतुष्टि दे रही है। नेक्स्ट, सेटिस्फैक्शन, मतलब जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा यूज करने लग जाते हैं उसकी संतुष्टि हमारे लिए ज्यादा होने लग जाती है। नेक्स्ट आज बात करते हैं इसमें इंडिफरेंस सेट कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है, जिसको हिंदी बोलते हैं तटस्थता समूह, और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जिसको बोलते हैं तटस्थता वक्र। तो हमने अभी जैसे बात करी कि इनकम फिक्स होनी चाहिए, दो चीजों पे कंज्यूमर को मतलब एक्सपेंडिचर करना चाहिए दो चीजों पे। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो संयोग है वो ए बी सी डी है। मतलब ए पर हम क्या खरीद रहे हैं, एक एप्पल खरीद रहे हैं और 10 ऑरेंजेस खरीद रहे हैं। ठीक है, अब 10 ऑरेंजेस खरीदे तो हमारे लिए उसकी संतुष्टि बढ़ गई है। अब हम ऑरेंजेस नहीं खरीदेंगे, अब हम क्या खरीदेंगे, 2 एप्पल खरीदेंगे और ऑरेंज को क्या कर देंगे, कम, क्योंकि हमारी इनकम क्या है, 6 है, हमें दो चीजों पे चीजें खरीदनी है।
उसके बाद ऑरेंजेस को मैंने 5 कर दिया, तो एप्पल को क्या कर दिया 3। मतलब जैसे जैसे मैं इन चीजों को कम करती जाऊंगी, इनको क्या करती जाऊंगी बढ़ाती जाऊंगी। इसको मैंने 4 कर दिया, यहाँ पे मेरा 4। तो जब मैं इन संयोग को मतलब इस कॉम्बिनेशन को प्राप्त करती हूँ तो उसको बोलते हैं तटस्थता वक्र। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर दो वस्तुओं पे अपनी चीजें खर्च कर रहा है और कंज्यूमर ए बी सी और डी उस पे क्या है तटस्थ है, मतलब इनडिफरेंस है, वो यहीं पे चीजें खरीदेगा और यहाँ पे उसको इन सारे पॉइंटों पे उसको क्या मिलेगी संतुष्टि अधिक मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है वो इक्विलिब्रियम है। आप देखते हैं यहाँ पे हमने देखा ये एक्स है, ये वाई है, दैट इज एप्पल और ऑरेंजेस। अब हमने देखा कि अगर मैं एक एप्पल खरीदती हूँ तो ऑरेंजेस कितने खरीदती थी 10, और ऑरेंजेस को मैं कम करती हूँ तो एप्पल को मैं बढ़ा देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने खरीद लिया, यहाँ पर ए यहाँ पर बी। सेम सी का पॉइंट, ऑरेंजेस मैंने लिया 5 और एप्पल लिए मैंने 3, दैट इज सी। ऑरेंज मैंने लिए 4, यहाँ पे भी 4। तो ए बी सी और डी यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसकी जो सिचुएशन है वो एक जैसी है, मतलब सारे पॉइंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे A इक्वल टू बी इक्वल टू सी और इक्वल टू डी। ये सारे पॉइंट बराबर है। क्या है, सारे पॉइंट बराबर। अब हम इसमें करते हैं कि इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहले एक चीज याद रख लेना, ए बी सी और डी एक आईसी कर्व पे, इसको हम बोलते हैं जब हम जो हमारा समूह है उसको हम जब ग्राफ पे प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, और ए बी सी डी आईसी कर्व पे क्या होते हैं, एक ही लाइन पे सारे बराबर होते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कि प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब कितनी तरह के होते हैं ये भी बोल सकते हैं, तो यहाँ कितने कैसे बनते हैं ये भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले है आईसी स्लोप डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर ढलाव होता है। कैसे होता है, नीचे की ओर। अब नीचे की ओर क्यों होता है, जैसे हमने बात करी एक्स और वाई, दैट इज एप्पल और ऑरेंजेस। ठीक है, तो हमने यहाँ बात कर रहे थे कि मेरा ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं एप्पल 10 खरीद रही हूँ तो एप्पल ऑरेंज 10 खरीद तो एप्पल कितने खरीदूंगी 1। तो अगर मैं एप्पल कम कर दूंगी तो ये क्या कर दूंगी मैं ज्यादा। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि जहां से मेरी संतुष्टि अधिक हो रही है मैं दूसरी वस्तु के प्रति प्रतिस्थापन हो रही हूँ। ठीक है, मतलब दूसरी वस्तु को खरीदने के लिए आगे की तरफ हो रही हूँ, तो इसलिए क्या करते हैं कि जो आईसी कर्व है वो दाईं से बाईं की तरफ चलता है। ठीक है, मतलब ये नीचे की तरफ जाता है, तो इसी को बोल रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है, हमारा नीचे की तरफ जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आईसी इज द कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स का मतलब तटस्थ वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। अब नतोदर का मतलब क्या होता है कि जो तटस्थ वक्र है वो क्या होता है, हमारा मूल बिंदु के साइड से होता है, मतलब दोनों क्या होते हैं कन्वेक्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले आईसी इज द कन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब नीचे की ओर क्यों जाता है, जब हम दो चीजों का यूज करते हैं एक्स और वाई की। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम किसी एक चीज का यूज ज्यादा करने लग जाते हैं तो उसकी जो संतुष्टि है, उसकी जो यूटिलिटी है वो हमारे लिए कम होने लग जाती है। ठीक है, तो संतुष्टि जिसके लिए अधिक होगी उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम हो जाएगी। तो अगर मैंने एक्स ज्यादा खरीद रही हूँ तो मैं वाई कम कर दूंगी। ठीक है, अगर मैं वाई ज्यादा खरीद रही हूँ तो मैं एक्स की कम कर दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक वर्ड आता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन शब्द आ गया, मतलब मैं एक्स की जगह वाई को खरीदना शुरू कर दूंगी, वाई की जगह एक्स को, लेकिन खरीदूंगी मैं दोनों चीजों को। ठीक है, तो जब हम एक्स से वाई की तरफ शिफ्ट करते हैं या वाई से एक्स की तरफ शिफ्ट करते हैं तो किस दर से शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हम करते कैसे हैं, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। अब इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। याद रखें इकोनॉमिक्स में कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। कि जैसे जैसे मैं एक्स की चीजें ज्यादा खरीदूं, सपोज मैंने 10 खरीदी और वाई की मैं तब 1 खरीदी थी, अब मेरे को इसकी संतुष्टि ज्यादा मिल रही है, अब मैं इसको कम खरीदना शुरू कर दूंगी 7 और इसको मैं ज्यादा खरीदना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो जो ये बनता है तो इसको हम बोलते हैं कि इसका जो वक्र होता है ये नतोदर होता है, मतलब कन्वेक्स होता है, तो इसको बोलते हैं आईसी कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है इसकी लिखा हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब जब हमारे आईसी कर्व की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक आईसी कर्व ये हमारे पास, एक आईसी कर्व ये है और एक आईसी कर्व ये, IC1 IC2 IC3। अब कहने
क्या कह रहे हैं वो कि जितना आईसी ऊपर होगा वो उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। जैसे अगर मैं यहाँ कोई चीज खरीद रही हूँ, डेट इज अगर फिर मैं यहाँ कोई चीज खरीद तो ए लेवल बी लेवल, तो जो बी लेवल है वो बड़ा है ए लेवल से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आईसी लेवल जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना ज्यादा हमें क्या देगा, उस स्तर पे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आईसी डज नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी काटते नहीं आईसी कर्व। इसका कहने का मतलब क्या है, एक आईसी कर्व ये है और एक आईसी कर्व ये, IC1 और IC2, तो ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ये मेरे पास A है, ये B है और ये C है। अब जितना हम आईसी कर्व पढ़ते आ रहे हैं हमने क्या देखा कि A बराबर B बराबर C होता है, ठीक है। मतलब सारे पॉइंट क्या होते हैं, हमारे इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। देन यहाँ पर E और यहाँ पर F, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये IC1 के लिए है और यहाँ पे E, B और F ये IC2 के लिए है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि A इक्वल टू B है, ठीक है, क्या है, A इक्वल टू B है, IC1, और ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, EB B के इक्वल है, IC2 ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखते हैं जो B और B क्या है, दोनों में बराबर आ रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से क्या होगा, A और E भी बराबर आना चाहिए, A और E भी क्या आना चाहिए, बराबर। लेकिन हम जो प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो जो A और E है वो एक ही आईसी कर्व पे होने चाहिए, बट ये क्या है, अलग अलग पॉइंट पे है। तो इसीलिए कभी भी ये कंडीशन नहीं होगी कि IC1 और IC2 क्या हो, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हो। नेक्स्ट बात करते हैं, IC डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम जब इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं तो इसमें हम दो चीजों की लेके बात कर रहे हैं, दैट्स एप्पल एंड ऑरेंज, मतलब दो चीज लेंगे तभी पता चलेगा ना किसकी संतुष्टि हमें ज्यादा मिलती है, किसकी कम। तो अगर हम एक्स एक्स को छूते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, तो अगर हम सिंपल सा बनाएं, दो कंडीशन बना लेते हैं हम, ये IC1 है और ये IC2 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये वाई एक्स को छू रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम वाई जो चीज है वो 0 ले रहे हैं और जो एक्स है वो हम सारी ले रहे थे, ठीक है, ABCD कुछ भी ले रहे हैं। तो ये कंडीशन भी कभी अप्लाई नहीं होती क्योंकि हम दो संयोग प्राप्त करते हैं, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे वाई तो हम ले ही नहीं रहे, तो यहाँ पे हमारी एक चीज हो गई, दैट इज यहाँ पर ये एक्स है ये वाई है। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, 0 चीज ले रहे हैं, सिर्फ ये कौन सी है, वाई चीज। तो ये दोनों कंडीशन लाई नहीं करती। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी, आईसी कर्व की, कि इंटरसेक्ट भी करते और जो आईसी कर्व ऊपर होता है उससे ज्यादा ऊपर वाला सेटिस्फेक्शन होता है, और वाई और एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करते, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर बजट, बजट सेट और बजट लाइन। अब सबसे पहले बजट की बात करते हैं। अब बजट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं मार्केट गई, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं और मुझे 100 रुपए में ही अपना सामान लेके आना है, जो भी लेके आना है, लाइक सब्जी लेकर आनी है या कुछ भी और लेकर आना है, तो सिर्फ 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए क्या लेके चलूंगी कि वो मेरा बजट है, उतने बजट में मुझे अपना सामान लेके आना है, उससे कम में ला सकती हूँ लेकिन उससे ज्यादा मैं लेकर नहीं आऊंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्या मान रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, और रैशनल कंज्यूमर कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं उधार लाके सामान ले आऊं, ठीक है, उसके बाद जितना पैसा है वो उसी को खर्च करेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो कंज्यूमर बजट और कंज्यूमर सेट की बात करेंगे हम उसमें, कि हमारे पास जो इनकम है वो 60 रुपए है, ठीक है, इनकम कितनी है मेरे पास, जो पैसे मुझे खर्च करने हैं वो 60 रुपए है, और दो चीज लेकर आनी है मुझे, ठीक है, वस्तु एक लेकर आनी है, वस्तु बी लेकर आनी है। तो वस्तु एक की जो कीमत है वो 2 रुपए है, ठीक है, कितने रुपए है, 2 रुपए, और जो वस्तु बी है उसकी कीमत कितनी है, 1 रुपए है। तो अब मुझे अपनी इनकम इन दोनों में खर्च करनी है कि मैं दोनों चीजें लेकर आऊं, ठीक है, और इनकम मेरी खर्च कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 60 रुपए। तो जैसे हमने देखा बजट सेट की बात करते हैं, बजट सेट मतलब हम ऐसे सहयोग प्राप्त करेंगे जिसमें हमारी इनकम पूरी खर्च हो रही है, जो हम खर्च करने के लिए लेके गए, मतलब जितनी हमारी बजट में है। तो जैसे मैंने बात करा वस्तु ए में कितनी लेके आई, 0 लेकर आई, ठीक है, इसका प्राइस कितना था, 2 रुपए, कितना था इसका प्राइस, 2 रुपए, इसका प्राइस कितना था, 1 रुपए। तो मैं जब वस्तु एक मैंने कुछ भी नहीं ली, तो वस्तु बी मैंने 60 लिया, क्योंकि 60 क्यों लिया, क्योंकि इसका प्राइस कितना है, 1 रुपया, मैं खर्च कितने करूंगी, 60 रुपए। तो यहाँ मेरा पूरा बजट बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं
बी जो मैंने ए चीज ली है वो कितनी ली है 10 क्यों? क्योंकि इसकी कीमत कितनी है 2, तो मैंने यहाँ 20 रुपए खर्च कर दिए यहाँ पर, और इसकी कीमत कितनी है 1 रुपए, तो मैंने यहाँ पे 40 रुपए खर्च कर दिए। 20 और 40 को मिला के भी क्या बन रहा है 60, ठीक है। वस्तु बी मैंने ली है 20, ठीक है, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 40, मतलब 40 रुपए यहाँ खर्च कर दिए, यहाँ 1 रुपया खर्च कर दिया मतलब 20, तो 40 और 20 फिर मैंने 60 रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 30 ली है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरे पैसे खर्च कर दिए, यहाँ पे मैंने 1 था, यहाँ पे 0, सेम यहाँ पर 0 और 1, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने खर्च कर दिए 60। तो मतलब जब हम ऐसा सेट बनाएं कि हम दो चीजें खरीद रहे हैं और दोनों की कीमत हमारी जो इनकम है उसके इक्वल आ रही है, तो इसको बोलते हैं बजट सेट। क्या बोलते हैं? बजट सेट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, P1 X1 P2 X2 इक्वल टू Y। अब ये है क्या? P1 मतलब मैंने 0 चीजें खरीदी थी, इसका प्राइस कितना था 2। P2 मतलब मैंने कितनी चीजें खरीदी थी 60, इसका प्राइस था मेरे पास 1, ठीक है, मतलब उल्टा हो गया, इसको आगे पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे 60। तो अब हम करेंगे 0 + 60 इक्वल टू 60, तो हमारा ये फॉर्मूला है जो हमारा मैच करता है किसमें? कंज्यूमर सेट में। अब जब ये चीजें आप कोई से भी कॉम्बिनेशन को उठा के देख लेना, आपका यही वाला सेट आपका इक्वेशन फुलफिल आएगा, ठीक है। या तो इनकम से कम हो सकता है या इनकम के बराबर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बजट सेट। अब बजट सेट को जब मैं बजट लाइन पे ड्रॉ करती हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी लाइन आती है? एक स्ट्रेट, कि मैंने गुड्स ए कितनी खरीद रही थी 30, तो ये कितनी खरीदी थी 60, ठीक है, तो ये होती है हमारी बजट लाइन। अब बजट लाइन में दो आपको वर्ड मिलेंगे, एक अटेनेबल, एक नॉन अटेनेबल, मतलब प्राप्य और अप्राप्य। तो प्राप्य क्या है? इसके अंदर जितना भी पॉइंट है और इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है और इसके अंदर, तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम अपनी इनकम या तो 60 खर्च करें पूरी, या फिर उसके अंदर खर्च करें, वो कर सकते हैं। नॉन अटेबल मतलब बाहर के कोई भी पॉइंट, EFG कोई नहीं पॉइंट है, वो हमारे आगे नॉन अटेबल और अप्राप्य, तो इसको बोलते हैं बजट सेट और बजट लाइन। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और आपको एग्जाम में आ सकता है कि जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो सकती है या नहीं। एक नंबर में आ सकता है तो यस, ठीक है, और अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो आपको कुछ एग्जांपल देके बताना है कि बजट रेखा कैसे शिफ्ट हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट लाइन कैन शिफ्ट, तो इसका आंसर होगा हमारे पास यस, ठीक है। अब पहला इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कब होता है। जैसे हमने बजट लाइन बनाई, ये हमारे पास बजट लाइन थी अभी हमने जब ड्रॉ करी थी एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि हमारे पास जो इनकम है वो 60 है, तो बजट लाइन कब खिसक सकती है? जब हमारी इनकम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, पहला, ठीक है, इनकम क्या हो जाए? उसमें वृद्धि हो जाए। तो हम जो यहां से शिफ्ट करेंगे हम और आगे शिफ्ट कर सकते हैं इस केस में जब इनकम क्या हो जाएगी हमारी? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट और कब शिफ्ट हो सकती है? जब इनकम 60 से और कम हो जाए, मतलब पीछे आ जाए, ठीक है, तो इनकम हमारी आगे की तरफ मूव कर सकती है और पीछे की तरफ से भी, तो इसको बोलते हैं बजट लाइन कैन शिफ्ट, मतलब हो सकती है हमारी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हमें दो चीजें खरीद रहे थे ए और बी, ठीक है। अब हमने करा ए का जो प्राइस था, मतलब बी का फिक्स है, ए का क्या है? प्राइस कम हो गया। क्या हो गया? कम। तो जब कम हो जाएगा तो हम इसकी और चीजें खरीद सकते हैं, तो बजट लाइन हमारी यहां चलेगी, ठीक है, A1 पे चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, ए और बी है। अब बी का प्राइस सेम है, ए का शिफ्ट होगा, तो हम इसको इसके आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कि जो बजट लाइन है वो हमारी शिफ्ट हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें क्या था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व और एनालिसिस। तो जब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, उपभोक्ता कहाँ संतुलन होगा, तो वहां पे होता है जहां पे वो अपनी इनकम को इस तरह खर्च करे कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो। तो हमने इसमें पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई पे, और प्राइस किसका? एक्स और वाई का। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है। और जब हम इसको कर्व पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? ये हमारी बजट लाइन जा रही है, ये हमारी बजट लाइन है और ये डिफरेंट कर्व है। तो जहां पे दोनों मीट करेंगे एक दूसरे को, तो वहां पे क्या होगा? हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब क्या है? एक्स की मैं 15 चीजें खरीद के और वाई की 30 चीजें खरीद के क्या हूँ? वहां पे इक्विलिब्रियम हो रहे हो, यहाँ पे इनका जो प्राइस है वो भी मुझे सुटेबल हो रहे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। इसके बाद हम चैप्टर करेंगे नेक्स्ट
उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।